नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है और यह लेक्चर संख्या 34 है। लेक्चर संख्या 34 है। बहुत दिन बाद यह क्लास चल रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, इधर 2-4 दिन से नहीं हुआ था, काफ़ी दिन से नहीं हुआ था, शायद हो सकते हैं एक हफ्ता हो गया है। लेकिन आप लोग, बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि क्लास नहीं चल रही है। भाई 34 सीरीज है ये, आप लोग जान लीजिए। लगभग 33 लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए हैं। 34 सीरीज है, 33 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। 34 सीरीज कम नहीं होते हैं और परीक्षा होने तक कम से कम 70 से 75 सीरीज में आप लोग को दे दूंगा। और जितना मैं दे रहा हूँ वो सभी रामबाण है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के प्रति जो भी लोग सीरियस है वो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 999 रुपये का कोर्स है, ठीक है। और ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यही है, ऊपर भी शो हो रहा होगा। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत जल्द टेलीग्राम पर भी मॉक टेस्ट ला रहा हूँ, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करें। मध्य प्रदेश स्पेशल में मध्य प्रदेश जो पेपर 1 है, इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में एक जगह है सांची। सांची बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, आमतौर पर बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है सांची। तो मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है उसको भी देखेंगे, इतिहास को भी अध्ययन करेंगे। तो सांची के बारे में देखेंगे तो सर्वप्रथम जनरल टेलर एक इतिहासवेत्ता थे। तो जनरल टेलर ने 1818 में यहाँ के स्मारकों की खोज की। बताइए सांची में क्या है? सांची में स्तूप है, बहुत सारे स्मारक हैं बौद्ध धर्म के, ठीक है। तो इस स्मारक की खोज किसने किया? 1818 में जनरल टेलर ने किया। यहाँ पर 3 स्तूप प्राप्त हुए हैं। सांची में 3 स्तूप मिले हैं। एक विशाल स्तूप है और 2 लघु स्तूप है। जो एक विशाल स्तूप है इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, और 2 जो लघु स्तूप है वह बौद्ध धर्म के प्रचारकों के अवशेष हैं, या फिर मुगली पुत्र तिसायन के अवशेष है, ठीक है। तो एक विशाल स्तूप है और 2 लघु स्तूप है सांची में ही। मौर्य सम्राट अशोक के समय इस महास्तूप का निर्माण ईंटों की सहायता से किया गया था। देखिए सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के समय में हुआ था, ईंटों की सहायता से किया गया था। और इसके चारों ओर काष्ठ वेदिका बनाई गई थी। काष्ठ वेदिका आप जानते हैं, जैसे यह स्तूप है, ये जो स्तूप है, तो इसके चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है ना। तो इस प्रदक्षिणा पथ जो प्रदक्षिणा पथ था, यह काष्ठ का था, मतलब काठ का था, ठीक है। अशोक का संघभेद रोकने की आज्ञा वाला अभिलेख भी यहीं से प्राप्त हुआ है। अशोक का एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, यहीं से। कुषाण काल देखेंगे। देखिए जो महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश स्पेशल समेत वही सारा टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं पूरा इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, जितनी आवश्यकता है बस उतना ही जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब कुषाण काल में जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण काल था, तो कुषाण काल में कुछ महत्वपूर्ण स्थल भेड़ाघाट और सांची। तो भेड़ाघाट और सांची से कनिष्क संवत का एक लेख मिला है। कहाँ से मिला है? कनिष्क के काल का एक लेख मिला है सांची से और भेड़ाघाट से, जहाँ एक बौद्ध प्रतिमा पर उत्कीर्ण है। यह जो लेख है एक बौद्ध प्रतिमा पर उत्कीर्ण है, ठीक है। भारशिव नागवंश ने कुषाणों का स्थान लिया, जिसकी राजधानी पद्मावती थी। तो यह भी आप लोग अच्छे से देख लें। कुल मिलाकर यह देख लिए कि भेड़ाघाट और सांची से एक लेख मिला है जो कनिष्क के काल का है, ठीक है। यह लेख किसमें है? बौद्ध प्रतिमा पर उत्कीर्ण किया गया है। सातवाहन काल को देखेंगे। सांची के बड़े स्तूप की वेदिका पर, अब देखिए जो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, जैसे यह सांची का स्तूप है और इसके चारों ओर वेदिका जो थी, तो सांची के स्तूप की वेदिका पर खुदे हुए एक लेख से सातकड़ी के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का पता चलता है। सांची के स्तूप की एक वेदिका पर एक लेख खुदा हुआ है। उसमें यह जानकारी मिलती है कि सातकड़ी की गौतमीपुत्र सातकड़ी जो था वह मालवा तक विजय किया हुआ था, ठीक है। उज्जैन से प्राप्त एक सिक्के गौतमीपुत्र सातकड़ी को इस बात को और पुष्ट करते हैं कि इसका शासनकाल 106 से 130 ईस्वी तक था। मध्य प्रदेश के बेशनगर से सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञश्री के सिक्के मिले हैं। सातवाहन वंश का यह अंतिम शासक था यज्ञश्री, ठीक है।
इसके सिक्के कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश के बेशनगर से। अब हम लोग गुप्त वंश देखेंगे, गुप्त काल से संबंधित देखेंगे कि गुप्त काल में आमतौर पर गुप्त काल का जो उद्भव केंद्र था वो आमतौर पर मध्य प्रदेश वैसे ही था। ठीक है, प्रदेश के सागर जिले में, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरड़ नामक स्थान से, सागर जिला में है एरड़ नामक स्थान से खंडित अवस्था में समुद्रगुप्त का एक लेख मिला है। अब समुद्रगुप्त का लेख कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरड़ जो है सागर जिला में ही है। यहाँ पर समुद्रगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है। इस लेख में समुद्रगुप्त को राघव, पृथु आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी बताया गया है। ये जो रघु थे, राघव यानी रघु या पृथु, ये किस वंश के थे? भगवान राम के वंश के थे ये लोग। ये सभी लोग इक्ष्वाकु वंशी थे। तो इस लेख में जो समुद्रगुप्त का लेख है मिला है एरड़, सागर जिले के एरड़ में, इसमें यह बताया गया है कि जो रघुवंशी थे उनसे भी बढ़कर दानी कौन था? समुद्रगुप्त था। ठीक है भाई, दरबारी लोग प्रशंसा करेंगे ही, तो ऐसे प्रशंसा हुआ था। अब देखिए मध्य प्रदेश में एक जिला है विदिशा जिला है। विदिशा जिले के दुर्जनपुर में एक लेख प्राप्त होता है। इस लेख में समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त शासक बना। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बने, लेकिन रामगुप्त का नाम बहुत कम सुनने को मिलता है। उसकी एक अलग कहानी है। आप लोग इतिहास के विद्यार्थी होंगे तो आप लोग जरूर जानते होंगे। ठीक है, तो रामगुप्त का उल्लेख मिला है कहाँ से? विदिशा जिले के दुर्जनपुर के एक लेख से। ठीक है, कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक रामगुप्त, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है, एरड़ से प्राप्त सिक्कों पर, एरड़ किस जिला में है? मध्य प्रदेश के सागर जिला में है। तो एरड़ से प्राप्त सिक्कों पर गरुड़ एवं सिंह का चित्र अंकित है। गुप्त वंश का जो राजकीय चिन्ह था क्या था? गरुड़ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहिए या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख पूर्वी मालवा से मिले हैं, जिसमें शक विजय की सूचना प्राप्त होती है। इनमें प्रथम अभिलेख भिलसा के निकट उदयगिरी पहाड़ी से प्राप्त हुआ है, जो उसके संत विग्रह वीरसेन का है। मृच्छकटकम से ज्ञात होता है कि इस काल में, मृच्छकटकम क्या है? मृच्छकटकम एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना किसने किया था? शूद्रक ने किया था, शूद्रक। ठीक है, तो मृच्छकटकम से ज्ञात होता है कि इस काल में विदिशा व उज्जैन का प्रमुख व्यापारिक नगरों में स्थान था। यहाँ अनेक धनाढ्य श्रेष्ठी या सौदागर निवास करते थे, तो धनी लोग यहाँ पर रहते थे। गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख देखेंगे तो गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख था मंदसौर अभिलेख गुप्तकालीन अभिलेख था। यह अभिलेख प्रशस्ति के रूप में था। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। मतलब जो दरबारी होते थे वह राजा की प्रशंसा में लेख लिखते थे, उसे ही प्रशस्ति कहा जाता है। तो मंदसौर अभिलेख क्या था? यह एक अभिलेख था, प्रशस्ति के रूप में था। संस्कृत विद्वान वत्स भट्ट ने इसकी रचनाकार थे। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? वत्स भट्ट। ठीक है, इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। ठीक है, राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख भी इसमें मिलता है। अब सांची के अभिलेखों को देखेंगे कि सांची में क्या अभिलेख है। तो यह अभिलेख गुप्त संवत 121 से 450 ईस्वी का है। ठीक है, इस अभिलेख में यहाँ के आर्य संघ को हरिस्वामिनी द्वारा धन दान दिए जाने का उल्लेख है। इसी अभिलेख में यहाँ के आर्य संघ को हरिस्वामिनी द्वारा धन दान दिए जाने का उल्लेख है। एक अभिलेख है तुमैन अभिलेख के बारे में देखेंगे तो यह अभिलेख अशोकनगर जिले में स्थित है। यह अभिलेख कहाँ है? अशोकनगर जिले में स्थित है। इस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। तुमैन अभिलेख में, इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है। अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर उसके पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आ गई।
तो इसकी जानकारी कहाँ से मिली है? इसकी जानकारी मिली है तुमैन अभिलेख से। तुमैन अभिलेख कहाँ है? अशोकनगर में है। इस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की तरह बताया गया, मतलब कि अगर जो राजा है वह शरतकालीन सूर्य है। शरतकाल में क्या होता है? बहुत शीतलता रहती है, ये कहा गया है। ठीक है, इसी अभिलेख में कहा गया है कुमारगुप्त के बाद, इस अभिलेख में कहा कुमारगुप्त के शासन की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब कुमारगुप्त के बाद कौन शासक बनता है? स्कंदगुप्त। तो इसी अभिलेख में यह भी बातें कही गई है। अब एक अभिलेख है सूपिया अभिलेख। सूपिया अभिलेख के बारे में देखेंगे तो सूपिया अभिलेख कहाँ है? रीवा जिले में है। उत्तर प्रदेश का जो जिला है प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज जो है सटा हुआ है मध्य प्रदेश से, तो प्रयागराज से सटा हुआ है मध्य प्रदेश से, तो प्रयागराज से रीवा भी सटा हुआ है। ठीक है, स्पर्श करता है। तो रीवा जिले के सुप्रिया नामक स्थान से यह अभिलेख मिला है, सुप्रिया अभिलेख। इसमें गुप्त वंशों की वंशावली, घटोत्कच के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश को घटोत्कच भी कहा गया है। एरड़ अभिलेख देखेंगे। एरड़ अभिलेख जो सागर जिला में है। तोरमाड़, यह हुड़ शासक था तोरमाड़। तोरमाड़ का 12 प्रतिमा एरड़ अभिलेख व मिहिरकुल का ग्वालियर अभिलेख हुड़ों की उपस्थिति दर्शाता है। हुड़ों की उपस्थिति कौन दर्शाता है? हुड़ जो थे विदेशी आक्रांता थे। तो मिहिरकुल का ग्वालियर अभिलेख ये बताता है कि हुड़ों का आक्रमण हुआ था और मिहिरकुल खुद स्वयं हुड़ था। ठीक है, फिर तोरमाड़ का 12 प्रतिमा एरड़ अभिलेख आदि यह दर्शाता है। अब उदयपुर प्रशस्ति के बारे में देखेंगे तो विदिशा में एक जगह है गंजौ सौदा। तो विदिशा के निकट उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर मत समझिएगा। ठीक है, ये विदिशा के निकट है उदयपुर। तो उदयपुर नामक स्थान के नीलकंठेश्वर महादेव के एक शिलापट्ट के ऊपर उत्कीर्ण प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें परमार वंश के शासकों के नाम और उनकी उपलब्धियों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है। मालवा का परमार वंश, इसके बारे में देखिए, यहाँ से प्रश्न आएगा आपका। ठीक है, तो इस वंश का संस्थापक कौन था? सियक था, सियक। इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन एवं धार थी। ठीक है, प्रारंभ में परमार वंशी शासक राष्ट्रकूट राजाओं के क्या थे? सामंत थे। परमार वंशी शासक जो थे वह राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत हुआ करते थे। वागपति मुंज ने चालुक्य नरेश तैल द्वितीय को हराकर मार दिया। वागपति मुंज परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने धार में मुंज सागर झील का निर्माण कराया था। तो मुंज सागर झील का कहाँ है? तो धार में है। किसने निर्माण कराया था? वागपति मुंज ने। सिंधुराज के पुत्र भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया था। भोजकाल 1000 ईस्वी में भोजकाल था। धार नगर कला विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। मतलब राजा भोज के समय में धार नगरी जो था कला और विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इसने धार के सरस्वती मंदिर में प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय की स्थापना कर जाग देवी की प्रतिमा लगवाई थी। परमार शासक भोज ने भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील लंबी एक झील का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में भोजसर नामक झील से प्रसिद्ध है। राजा भोज लिखित ग्रंथ, राजा भोज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन था? सम्रांगण सूत्रधार एवं आयुर्वेद सर्वस्व, यह इनका ग्रंथ था राजा भोज का, सम्रांगण सूत्रधार एवं आयुर्वेद सर्वस्व। चंदेल वंश के बारे में देखेंगे। 831 ईस्वी में इस वंश की स्थापना किसने किया? नन्नुक नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। खजुराहों को इस वंश ने अपनी राजधानी बनाया। चंदेल वंश की राजधानी कौन सी थी? खजुराहों। लेखों में इसे क्या कहा गया है? इसको चंद्रादित्य ऋषि का वंशज कहा गया है। लेखों में ये चंद्रादित्य ऋषि के वंशज थे चंदेल, जो अत्रि के पुत्र थे। अत्रि के पुत्र थे। खजुराहों के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण हर्ष के पुत्र यशोवर्मन ने करवाया था। तो खजुराहों का जो विष्णु मंदिर है इसका निर्माण हर्ष के पुत्र यशोवर्मन ने करवाया था। इस मंदिर में उसने बैकुंठ की विष्णु मूर्ति स्थापित करवाई थी, जिसे प्रतिहार शासक देवपाल से उसने प्राप्त किया था। यशोवर्मन के पुत्र धंग ने खजुराहों में विश्वनाथ, पार्श्वनाथ और वैद्यनाथ आदि के मंदिर बनवाए थे। तो खजुराहों में जो विश्वनाथ का मंदिर है या पार्श्वनाथ का या वैद्यनाथ मंदिर है, किसने बनवाया था? यशोवर्मन के पुत्र धंग ने। विद्याधर
विद्याधरी इस वंश का ऐसा शासक, विद्याधर जो थे वह चंदेल वंशी थे, चंदेल वंशी, विद्याधर भी चंदेल वंश के थे। ठीक है, तो विद्याधर ही एक ऐसे शासक थे जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। ठीक है, विद्याधर मोहम्मद गजनवी का विरोध किए थे और सफलतापूर्वक किए थे। मदन बर्मन चंदेल वंश का प्रमुख शासक था। इसने 6 अभिलेख, इसके 6 अभिलेख है मदन बर्मन के, मध्य प्रदेश के छतरपुर में, अजयगढ़ में, पकौड़ा में, खजुराहो में प्राप्त हुए हैं। मदन बर्मन के चांदी के 48 सिक्कों की एक निधि रीवा जिले में मिली है। तो रीवा जिले में किसकी सिक्कों का भंडार मिला है? मदन बर्मन के। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। इसका जो चार्ज है, अगर आप लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 है। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है। इसका जो चार्ज है 999 रुपया है। इसी में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी कराई जाएगी। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।